हेलो कोरियन फैंस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय सीक्रेट ब्राइड का पार्ट 7। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हमारा रुथ है वो स्वाम से कहता है कि मेरे पास आके बैठो और उसके कंधे पे सर रखता है, उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो स्वाम है उससे कहते हैं कि तुम मुझे अपनी रियल की वाइफ बना लो। तभी जो हमारा रुथ है स्वाम की तरफ देखने लगता है और मतलब कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो ही रहे होते हैं, एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। और तभी एकदम से जो स्वाम है उसका फ़ोन बज जाता है। वो एकदम से कहते हैं कि मेरा फ़ोन आ रहा है और दोनों एक दूसरे को ऐसे दिखाने लगते हैं जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस करना ही नहीं चाह रहे होते हैं। और जो स्वाम है वो अपना फ़ोन उठाने के लिए बाहर आ जाती है। वो एक्चुअल में सैम का फ़ोन होता है। यहाँ पे सैम उसे बताता है कि जो बेल का हस्बैंड बी है उसने बेल के फ़ोन पे मैसेज किया है अपने हस्बैंड को, जल्दी से जाके रुथ को ये बताओ कि उसके फ़ोन पे एक मैसेज आया है, जाके उस फ़ोन को चेक करे। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि अच्छा मैं बता तो दूंगी, पर ऐसा ना हो कि जो रुथ है उन पर शक करे कि मुझे कैसे पता। तो वो कहता है कि अरे यार तुम कुछ भी कहानी बना देना कि बेल के भूत ने आकर तुम्हें बताया है। तभी हम देखते हैं कि जो रुथ है वो अपने रूम में होता है और जो स्वाम है उसका गेट जो है वो नॉक करती है। वो उससे कहती है कि देखो मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि जो बेल का फ़ोन है उस पर किसी का मैसेज आया है, तुम जरा उस मैसेज को चेक करो। तो यहाँ पे जो रुथ है उससे सेम क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि जो बेल का हस्बैंड बी है उसने इस पर मैसेज किया है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि मुझे बेल के भूत ने बताया। तो यहाँ पे जो हमारा रुथ है वो उसे को ऐसा लगता है कि मतलब कि उस पर फिर एकदम से क्या होती है, कॉल आ जाती है उसी फ़ोन पे। यहाँ पे जो रुथ है फिर उस कॉल के बाद जो है वो घर से बाहर आ जाता है, गाड़ी मतलब अपनी गाड़ी में बैठ के बाहर आ जाता है। वो एक अजीब सी कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाता है। यहाँ पे नहीं दिखाते कि वो एक्चुअल में कहाँ आया, किससे मिला, मतलब सीन आगे यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं क्योंकि कल रात स्वाम और रुथ के बीच में किस होने वाली होती है। जो स्वाम है वो अपने आप में काफ़ी नर्वस फील कर रही होती है। वो देख रही होती है, वो मतलब बड़ी छुप छुप के आ रही होती है सीढ़ियों से उतरते हुए नाश्ते के टेबल की तरफ कि रुथ कहाँ है, पर रुथ कहीं भी नहीं होता। तो तभी जो तीरक है उससे कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही होते। यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है नहीं नहीं। तो यहाँ पे तीरक कहता है कि मुझे पता है तुम जिसे ढूंढ रही हो एक्चुअली में वो सुबह सुबह जल्दी काम पे चले गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है अच्छा उन्होंने तो मेरे साथ बैठ के खाना भी नहीं खाया। तो तीरक कहते हैं कि अरे कोई नहीं, आज उन्होंने खाना नहीं खाया, कल खा लेंगे, अभी तुम आराम से बैठ के लंच करो, मतलब अपना ब्रेकफास्ट करो और फिर अपने स्कूल पे जाके अपना जो आज हमारे प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट होने हैं वो जाके सबमिट करो। और तभी हम देखते हैं जो अंकल थवान है वो स्वाम को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि जब कल रात बेल के फ़ोन पे कॉल आई थी तो उसके बाद रुथ कहाँ गया था। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहते हैं कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे जो अंकल थवान है स्वाम को डांटते हैं कि तुम उस घर में क्यों हो, तुम उस घर में इसलिए हो ताकि तुम इन सब चीज़ों को ध्यान से देख सको, इन सब चीज़ों पे ध्यान लगा सको। और तभी जो हमारी स्वाम है वो अपने स्कूल के लिए निकल ही रही होती है और तभी वहाँ पे एक आ जाता है और जो स्वाम है एक को घर के अंदर ले जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा रुथ है वो कुछ मतलब कि चुपचाप कुछ काम कर रहा होता है, किसी को भी नहीं बताता, और जो पैरेट है उसका पीछा कर रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो एक है वो स्वाम से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है, क्या तुम मुझसे मतलब कहीं और जाके बात कर सकती हूँ, क्योंकि घर में जो है वो उनका सर्वेंट तीरक होता है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि देखो मैं एक मैरिड औरत हूँ और मैं किसी भी मतलब कि एक गैर आदमी के साथ ऐसे पर्सनल बात नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा एक है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो बार बार कोशिश करता है कि कैसे भी करके तीरक वहाँ से गायब हो जाए। तो वो तीरक से कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं आ रहा कि हमें पर्सनल बात करनी है। जो तीरक है वो रूम के बाहर तो चला जाता है। तभी जो हमारा एक है वो एकदम से स्वाम से कहता है कि देखो मुझे पता है कि मेरी शादी डा से हो गई है और तुम्हारी भी शादी रुथ से हो गई है, पर मुझे आज तक ये रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि तुमने रुथ से इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। तो तभी जो हमारी ये स्वाम वो कहते हैं कि देखो चाहे मेरी शादी जल्दी हुई हो, कितनी भी जल्दबाजी में हुई हो, पर मैं रुथ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं अपने पति के लिए बहुत मतलब की फीलिंग्स रखती हूँ, इसलिए तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। तभी वो सारे रुथ के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगती है, वो सारे हग्स और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन और अफेक्शन जो होता है उन सबको याद करने लगती है। उसको काफ़ी अच्छा फील होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा पैरेट है वो रुथ के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि जो तुम्हारा कॉन्टैक्ट है वो बी के साथ हो गया, यानी जो बेल के हस्बैंड बी है उसके साथ हो गया और तुम कुछ भी बताना नहीं चाह रहे हो। तो यहाँ पर जो रुथ है पैरेट पर गुस्सा करता है, कहता है कि देखो मैं डिप्यूटी हूँ, तुम इंस्पेक्टर हो, मुझे तुम्हें हर चीज़ की रिपोर्ट देनी जरूरी नहीं है। और तभी जो हमारा पैरेट है उसके रूम से बाहर आ जाता है और ये सारी बात अंकल थवान को बता देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो बेल का हस्बैंड बी है वो एक सेफ जगह पे होता है, पर फिर भी उसको डर लग रहा होता है, किसी को नहीं पता होता कि एक्चुअल में कहाँ है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो जल्दी भाग भाग के अपने स्कूल पे पहुंचती है, अपनी मतलब कि ड्रेस वगैरह सही करती है, क्योंकि जो उसके ग्रेजुएशन के लिए जो उसको अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करनी है उन्हें सबमिट करने के लिए आई होती है। पर जो टीचर है उसकी रिपोर्ट में काफ़ी कम मार्क्स देते थे। यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड है उससे कहते हैं कि एक बार तुम जाके टीचर से बात करो, बोलो कि मैं बहुत गरीब हूँ और मतलब कि मेरे को थोड़ा प्रमोट कर दो तो तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहते हैं कि अभी फाइनल टेस्ट बाकी है, मैं उसमें मेहनत कर लूँगी
फिर हम उसके बाद देखते हैं कि जैसे लामियाई की मॉम सत्संग करती है जिसमें वो माता टाइप सी आती है और लोग भूत प्रेत दिखवाने आते हैं। ऐसे ही आज एक सत्संग स्वाम के घर में होने वाला था जिसमें जो उसकी माता बनने वाली थी, जो उसमें भगवान बनने वाली थी, वो और कोई नहीं स्वाम बनने वाली थी। वो ऐसा इसलिए कर रही होती है, वो मतलब कि अपनी मॉम को तो ऐसे बताती है कि इससे हमारे पास बहुत पैसे आएंगे, पर वो ऐसा इसलिए कर रही होती है ताकि जो सियाहा के बंदे हैं उस सत्संग में आए और मतलब कि स्वाम को माता समझ के वो अपनी सारी की सारी बातें जो है उसको उगल दे और बता दे कि एक्चुअल में उन्होंने बेल के साथ क्या किया था। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि हमारी जो माता है, मतलब कि आज की जो हमारी देवी है वो आने वाली है। और तभी जो स्वाम है बिल्कुल साड़ी वाड़ी पहन के टीका वीका लगा के आ जाती है। तो तभी वहाँ पे लामियाम की मॉम आ जाती है और कहती है कि सबको पता है कि रियल माता कौन है, रियल भगवान कौन है, और तुम सिर्फ कॉपी होती है। यहाँ पे जो स्वाम की मॉम है उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टा सीधे सुनाती, कहती है कि सबको पता है कि कौन मतलब कि रियल बात बताता है हमेशा, किसकी बातें सच होती है, किसकी बातें सच नहीं होती है, और कौन हमेशा बस नौटंकी करता रहता है, हाथ हिलाता रहता है। तो सभी लोग मतलब वहाँ के मोहल्ले की जो औरतें होती हैं तालियां बजाने लगती है, मतलब जो लड़ाई सी हो रही होती है ना उसमें आग में घी डालने लगती है। जैसे कि अगर स्वाम की मॉम कुछ बात कहती है तो चिल्ला उनको चेयरअप करने लगती है, और जब लामियाई की मॉम कुछ बात कहती है तो उनको चेयरअप करने लगते हैं। तो इसमें जो लामियाई की मॉम है वो कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, तुम्हारा पति तुम्हें दिन रात पीटता रहता है, और जो तुम्हारी बड़ी लड़की है उसका अगर रेप हो गया, उसका लड़का वगैरह मतलब कि किसी को नहीं पता वो किसका बेटा है। तो तभी जो हमारी स्वाम उसको गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि तुम अपने बच्चे को संभालो, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा ध्यान मत दो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में वही जो सत्संग हो रहा होता है उसके बारे में बात हो रही होती है, क्योंकि जो थाईलैंड है वहाँ पे सत्संग वगैरह करना, ये भगवान वगैरह की ऐसी माता वगैरह वाली चीज़ों को मानना बैन है। तो यहाँ पे सारी भी पुलिस वाले कहते हैं कि क्या हमें वहाँ पे जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। तो तभी उन्हें पता चलता है कि जो माता है एक्चुअल में वो डिप्यूटी की वाइफ स्वाम बनी हुई है। तो वो सोचते हैं कि अरे यार अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो हो रहा है जैसे हो रहा है वैसे चलने दो और इस बात को इग्नोर कर दो। यहाँ पे सारे पुलिस वाले अपना काम करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारी स्वाम है वो माता बन के बैठ जाती है। वो अपनी आंखें खोलती है तो देखते हैं कि उसको बॉस, क्योंकि वो सच में रियल के घोस्ट देख सकते हैं, तो उसे चारों तरफ भूत ही भूत नजर आते हैं। तो देखते हैं कि यार यहाँ तो इंसानों से ज्यादा भूत बैठे हुए हैं। तभी सभी लोग एक एक करके अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम में पहले अपनी फ्रेंड से कहती है पहले मेरे सामने एक डांस पेश करो। तो जो उसकी फ्रेंड है उसके सामने एक छोटा सा डांस करती है। फिर उसके बाद जो जाए है उसकी बेस्ट फ्रेंड, वो कहती है कि हमें जिस बंदों मतलब कि जिन बंदों का बयान लेना है, एक तरीके से जिनके मुंह से सच उगलवाना है, वो भी आ चुके हैं, तुम अपना ये प्रोग्राम स्टार्ट करो। सबसे पहले एक लड़की आती है जो मतलब कि अपनी प्रॉब्लम रखती है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है सबको रीजनेबल आइडिया देती है, मतलब कि रीजनेबल बात बताती है कि देखो तुम काम नहीं करते इसलिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो जो हमारे स्वामी वो कहते हैं कि मेहनत करो, मार्केट में अपनी दुकान वगैरह लगाओ, तुम सबके साथ अच्छा ही होगा। फिर एक लड़की आती है जिसमें बताती है कि जो मेरी जॉब है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, मेरे को कभी भी जॉब नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे वो जो स्वामी उससे कहते हैं कि एक्चुअल में तुम्हें जॉब इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि तुमने अपनी मॉम का प्रॉमिस तोड़ा है, मतलब कि तुमने अपनी मॉम से कुछ प्रॉमिस वादे किए होंगे वो पूरे नहीं किए। तो यहाँ पे वो लड़की अपनी गलती मान लेती है और वो कहती है कि हाँ मैंने अपनी मॉम से काफ़ी प्रॉमिस तोड़े थे। और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत अमीर सा बंदा स्वाम के पास आता है, कहता है कि मेरा बिजनेस बिल्कुल भी चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो बंदा है उसके पीछे पूरी 3 भूत पड़े होते थे। यहाँ पे स्वाम उससे कहती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुमने अपने भाई को, अपनी बहन को और अपने मतलब कि रिश्तेदारों को ठगा है सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के चक्कर में। तो बंदा कहता है कि यार बिजनेस में तो ऐसा होता ही रहता है। तो स्वाम कहते हैं कि मुझे तुम्हारा फ्यूचर नहीं बताना है, चलो भागो यहाँ से। और तभी हम देखते हैं कि जो स्वाम है उन लोगों को बुलाने वाली होती है जिन लोगों से उसको मतलब कि जिन लोगों से उसको सच उगलवाना होता है। और तभी जो उसके फादर हैं वहाँ पे आ जाते हैं, जैसे वहाँ एकदम से उसके फादर आ जाते हैं। जो उसके फादर वो चिल्लाने लगते, कहते हैं ये मेरा घर है, यहाँ पे क्या हो रहा था। यहाँ पे जो स्वाम की मॉम है उसे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। पर यहाँ पे जो उसके फादर वो कहते हैं कि स्वाम जैसी लड़की को कौन भगवान मानने को तैयार है। काफ़ी उल्टा सीधा सुनाता है, कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ से गायब हो जाओ, नहीं तो मैं अभी जाके पुलिस कंप्लेन कर दूंगा और तुम सबको भी पुलिस जेल में पकड़ के ले जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी जाइए जल्दी से इन सारी बातों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कहते हैं कि माता चली गई है, माता चली गई है, स्वाम के ऊपर से माता चली गई है, अब जो ये दोबारा से सत्संग होगा आप लोग तब आना। तो यहाँ पे जो स्वाम के फादर है बिल्कुल हद से पार हो रहे होते हैं, कहते हैं कि अभी जा रहा हूँ मैं पुलिस स्टेशन, नहीं जाओगे तो मेरे यहाँ से। तो यहाँ पे जो सियाहा के गुंडे हैं वो स्वाम के फादर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं बन रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि हमसे। तो तभी जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि जब भी हमारे यहाँ नेक्स्ट टाइम सत्संग हुआ, जब भी मेरे पे दोबारा से माता आएगी तो
हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे, तुम ज़रूर आना। और तुम मुझे वैसे अब भी बता सकते हो कि तुम्हें एक्चुअली में परेशानी क्या है, तुम्हें क्या चीज़ परेशान करिए, किस चीज़ के लिए तुम मतलब सत्संग में आना चाहते हो। तो वो बंदे जो है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, जब तुम्हारे ऊपर माता आएगी हम तभी पूछ लेंगे, अभी नहीं बता रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदे पहले से अपना टिकट बुक करा के चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सोहम को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जिस चक्कर में इतना सारा ड्रामा किया, इतना सारा मेकअप वेकअप करके बैठे, वही काम नहीं हो पाया। फिर हम देखते हैं कि शाम को सोहम अपने घर पे जाती है और उसके सर में बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा होता है। तभी उसको पैडेट पीछे से देखता है, तो कहती है मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो पैडेट उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए कहीं उसे बुखार तो नहीं है, उसके फेस पे टच करता है। और तभी जो है वहाँ पे हमारा रुत आ जाता है। यहाँ पे जो हमारा पैडेट है उससे कहता है कि देखो तुम आराम करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी जो वहाँ पे रुत आ जाता है और रुत पैडेट का हाथ उसके फेस पे देख के कुछ मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। तभी वो लोग अंदर चले जाते हैं, खाना खाने लगते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पैडेट है वो उससे पूछता है कि देखो हमने जब बैल के केस में काम करना स्टार्ट किया था तो हम लोग एक टीम की तरह काम कर रहे थे, और अब तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहते हैं कि हाँ तुम कुछ क्यों नहीं बता रहे हो हम सबको। तो तभी जो हमारा रुत है वो मतलब वहाँ से गुस्से में चला जाता है। यहाँ पे जो हमारा पैडेट है वो स्वाम से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि जो तुम्हारा पति है वो इस केस में अब मिल चुका है। फिर हम देखते हैं कि जो पैडेट है वो खाना खा के अपने घर में आ जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वो कप वगैरह देख रहा होता है, जो कि सब उसके लिए न्यूंग लेके आई होती है। उसे न्यूंग की याद आ रही होती है, उसे न्यूंग की वो सारी बातें याद आ रही होती है, जैसे उसने उसको बैंडेज लगाई थी। क्योंकि धीरे धीरे जो हमारा पैडेट है वो न्यूंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, उसको न्यूंग की बातें याद आती है, कैसे न्यूंग के टच करने पर उसका जो दिल है बहुत तेजी से धड़कने लगता है, जो उसका टेम्परेचर एकदम से ज़्यादा सा हो जाता है। यहाँ पे जो चिट लगा के जाती है, डेली खाना वाना बना के जाती है, उसको अच्छा लगता है। तो वो सोचता है कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है उसकी मॉम उसे ज़बरदस्ती एक लड़के के साथ मिलाने के लिए लेके आई होती है ताकि वो उससे शादी कर ले। यहाँ पे जो न्यूंग है वो बिल्कुल भी अच्छे से तैयार होकर नहीं आई होती है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें एक लेडी की तरह बिहेव करना है ताकि जो बंदा है वो तुम्हें पसंद कर ले। तुम्हें नहीं पता कि वो कितना अमीर बंदा है। तो यहाँ पे जो न्यूंग है वो कहती है कि देखो मुझे वो बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझसे पूरा डबल उम्र का है। और तभी वहाँ पे वो बंदा आ जाता है जिससे उसकी मॉम उसके लिए डेट कराने के लिए लेकर आई होती है। वो बिल्कुल उससे डबल एज का लग रहा होता है और कपड़े बिल्कुल ऐसे पहन के आता है जैसे कि बिल्कुल 18-19 साल के लड़के नहीं पहनते। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसको जानबूझ के टॉर्चर मतलब कि जानबूझ के नीचे दिखाने के चक्कर में कहती है अरे मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अंकल। और उससे हर बात करने के बाद उससे बाद में अंकल अंकल करती है और कहती है अरे आपके हाथ में कितनी सारी रिंग है, कितनी सारी चमक रही है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मेरे पास तो ऐसी पता नहीं कितनी डायमंड की, रूबीज़ की और सोने की कितनी रिंग है। और फिर हम देखते हैं कि मतलब उनकी डेट चलती रहती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो अपने बेड पे बैठी बैठी सोच रही होती है यार मुझे वो वाइट ड्रेस में मतलब कि वाइट कपड़ों में और इतनी पॉजिटिव सी जो स्प्रिट दिखती है, इतनी पॉजिटिव सी जो साउल दिखती है वो एक्चुअल में किसकी है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है एकदम से दरवाज़ा नॉक कर देता है। तो स्वाम बाहर आती है और उससे पूछती है मतलब जो हमारा रुत है उससे कहता है कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था, मैंने सुना है, चलो ये दवाई खा लो। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहते हैं कि देखो मैं दवाई तो खा लूँगी पर तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम बेल के हस्बैंड से सच में मिल चुके हो, कि तुम उसे क्यों छुपा रहे हो, तुम सबके सामने बात क्यों नहीं ला रहे हो। और तो हमारा जो रुत है उससे कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और उसको दवाई खिलाता है, फिर उसको ज़बरदस्ती बेड पर लेटा देता है और कहता है कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए, चादर वगैरह उड़ाता है, कहता है अब तुम आराम से सो जाना और ज़्यादा सोचना मत। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहते हैं ठीक है मैं सो जाऊंगी, मैं सोचूंगी नहीं। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि हाँ सो ही जाना, और जो मैंने दवाई खिलाई है इससे तुम्हें थोड़ा सा मतलब कि बेहोशी सी महसूस होगी, पर टेंशन मत लो, तुम आराम से सो जाओ और तुम कल सुबह तक सही हो जाओगी। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उसको अच्छा लगता है कि जो रुत है उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन कर रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अंकल थवान है वो रुत के घर पे बाहर पहरेदारी दे रहे होते हैं। यहाँ पे पैरेट भी उसके घर पे पहरेदारी दे रहा होता है। पर जो हमारी स्वाम है अंदर बिल्कुल मस्त सो चुकी होती है और जो हमारा रुत है रात को उठता है, स्वाम के रूम के बाहर देखता है और फिर वो कहीं चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सारे के सारे टीम के मेंबर, स्नो वाइट टीम के मेंबर जो हमारी स्वाम है उस पर गुस्सा करते कहते कि तुम कल इतनी इंपॉर्टेंट नाइट थी, तुम कैसे सो सकती हो, कल हमें पता चल जाना था कि एक्चुअल में रुत ने उसको बेल के हस्बैंड को कहाँ पर छुपाया। तो यहाँ पर जो हमारी स्वाम है उससे बताती है कि एक्चुअल में मैं कल रात जैसे सोई, मैं आज तक कभी सोई नहीं हूँ। जो रुत है उसने मेरे को एक टैबलेट दी थी, उसे सोने के बाद मुझे मतलब खाने के बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आ गई और मैं सोती रह गई। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो टैबलेट शायद नींद की गोली थी और तुम नींद की गोली खा के सो गई थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो सच में बेल के हस्बैंड से मिल चुका होता है। यहाँ पे वो बेल के हस्बैंड के साथ बैठा होता है और उससे पूछता है कि तुम अपने मतलब कि लेफ्ट हैंड क्यों यूज़ करते हो। तो यहाँ पे वो बताता है कि एक्चुअल में मैं जब छोटा था तो मेरे हाथ में ना एक रॉड गिर गई थी जिसकी वजह से जो मेरा राइट हैंड है वो बिल्कुल डिसेबल हो चुका है, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे जो रुत है उससे बताता है कि हाँ जो मैं अपने दोनों हैंड यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तभी जो हमारा
रुत से पूछता है कि तुम्हारा बेल के साथ कैसा रिलेशन था, तो यहाँ पे वो बताता है कि एक्चुअल में जो बेल है वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो उसकी वाइफ थी, और जो उसका बेल का भांजा है वो उनका भांजा नहीं बल्कि बेल और उसका बेटा है। और उसको सिर्फ उसका भांजा इसलिए बताया जाता है क्योंकि जब बेल 17 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और ताकि लोग कुछ ना कहें इस वजह से सब मतलब कि हमने पूरी सोसाइटी में उसको बेल का भांजा बताया हुआ है। तो वो बताता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। सीन फ्लैशबैक में चलता है, हम बताते हैं कि जो बेल है उसको सियाहा के काम से बाहर की कंट्री में जाना होता है। तो यहाँ पे जो बी है वो बेल से मना कर देता है कि तुम इतनी दूर नहीं जाओगे, मुझे छोड़ के मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, और यहाँ पे उसे मतलब कि मना कर देता है। तो यहाँ पे जो हमारी बेल है वो कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो सियाह मुझे जान से मार देगा। तो तभी हम देखते हैं कि फिर से जो हमारा बी है वो बताने लगता है कि कुछ लोगों ने उसे काफ़ी ज़्यादा डराने धमकाने की कोशिश की, और फिर उसको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए, उसे टाइप कराया, मतलब कि उससे मतलब कि चैटिंग में टाइप कराया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तभी जो बेल है उसको भी गाड़ी में बुलाया गया, मतलब कि जो बेल और बी है उन दोनों को फंसाया गया और ज़बरदस्ती मतलब बंदूक की नोक पे एक गाड़ी में बिठा के ले जाया गया। तो यहाँ पे जो बताता है कि जो बेल है वो बी से फिर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि साहसी टाइप्स की लड़की थी। वो बताता है कि बेल ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम लोग उसके चंगुल से बाहर निकल जाए, और मैं ही कुछ भी कोशिश नहीं कर पाया, क्योंकि बेल बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो बेल चाहती थी कि वो सच में मेरे साथ अपने बेटे के साथ रहे, और उसने कहा कि मैंने सियाह के यहाँ काम करना छोड़ दिया है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर जो बंदा था उसने बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि देखो तुमने सियाह का काम के लिए तुमने हाँ की थी तो तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा। और जो बेल है एकदम से हाथापाई पे उतर आई थी, तभी जो सामने वाला बंदा था उसने बेल को रोकने के चक्कर में उसके गले पे हाथ लगा दिया और उसका गला दबा दिया, जिसमें बेल की दम घुटने की वजह से डेथ हो गई थी। यहाँ पे जो बेल है वो अपना दम तोड़ देती है, क्योंकि उस बंदे ने कहीं इंटेंशनली नहीं, उसने ऐसे नहीं किया था, वो सिर्फ बेल को रोकना चाह रहा था। पर जो बेल है वो मर चुकी होती है। यहाँ पे जो तभी बी को पता चलता है कि उसकी बीवी मर गया, और तभी उसके सर पे वो भी मतलब कि एक मार देते हैं, जिसकी वजह से जो बी है वो बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो देखता है कि जो दो बंदे उसकी उन्हें ज़बरदस्ती लेके जा रहे होते हैं वो बेल की बॉडी को पैक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से जो बी है वो बेल को मरा हुआ देख के वहाँ से चुपचाप भाग जाता है, और जो वो दो बंदे हैं वो बेल की बॉडी को पानी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उसकी सारी बात सुन रहा होता है। यहाँ पे जो बी है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो बी से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी का जो केस है दोबारा से ओपन करूँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी को इंसाफ मिले। और तभी वो खड़ा होता है और उससे कहता है कि क्या रुत मैं तुम पे विश्वास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो रुत है उससे कहता है कि हाँ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मैं धोखा नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी बीवी को इंसाफ दिला के रहूँगा। तभी हम बाहर आते हैं और जो हमारा रुत है वो बाहर आके सारी की सारी बात किसी बंदे को बताता है, नहीं पता होता कि वो किस बंदे को बताता है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो सियाह है वो अपने जो असिस्टेंट उन पर गुस्सा कर रहा होता है, जो चीचा है उस पर गुस्सा कर रहा होता है, उससे कहता है कि तुमने मतलब ये जो केस था इतना छोटा सा केस था और तुमने इतनी आगे तक बढ़ने दिया, तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। और तभी वो उसके मतलब कि साइड में कुछ बॉल्स रखी रहती है, हमेशा जो कुछ बॉल्स रखी रहती है उन बॉल से खेलने लगता है और चीचा के सर पर मारता है, जिसकी वजह से उसके सर में बहुत तेज ब्लड बहने लगता है। तभी जो बीपी न्यूंग है उसे बचाने की कोशिश करता है, कहता है कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, हम इस केस को जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। तो तभी जो हमारा सियाह है वो उन दोनों से कहता है कि इस केस को जल्द से जल्द ख़त्म करो, तुम लोगों की स्टूपिडिटी की वजह से ऐसा हो रहा है, ये केस इतना आगे बढ़ चुका है। और वो फिर बीपी न्यूंग को इसका मतलब कि जिम्मा देते हैं कि तुम्हें ये केस जल्द से जल्द ख़त्म करना है। और फिर वो उससे कहते हैं मतलब टीचर से कि जाके अपनी दवाई वगैरह कराओ, अपना इलाज वगैरह कराओ। फिर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जो हमारी स्वाम है वो फिर से अपनी बेस्ट फ्रेंड जाय के पास बैठी होती है, और यहाँ पे वो उससे पूछती है कि ये बताओ कि क्या सच में रुत जो है वो बुरे लोगों के साथ मिला हुआ है, सच में सियाह के साथ मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारी जाय है उससे कहती है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड है, मुझे कैसे पता होगा। तभी हम वहाँ पे उसकी जो स्वाम की ट्रांसजेंडर फ्रेंड होती है वो आ जाती है। फिर स्वाम पूछे कि तुम कहाँ थे, तो बताते कि एक्चुअल में मेरी जो मॉम है वो कैंसर से बीमार है, वो काफ़ी मतलब कि 6 महीने से हॉस्पिटल में ही है, वो बेड पे टॉयलेट वगैरह करती है, खाना वाना खाती है, मैं उनकी मतलब कि देखभाल के लिए वहाँ पे जाते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छी बेटी हो। फिर तभी वो बताती है कि पता है आज मैंने लामिया के हस्बैंड यानी जो लेफ्टिनेंट इंस्पेक्टर हैं उनको हॉस्पिटल में देखा, और वो कुछ दवाई लेके जा रहे थे और वो एकदम से देख के मुझे हड़बड़ा गए, और एक्चुअल में वो दवाइयाँ कैंसर की थी। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो दवाइयाँ कैंसर की थी। तो यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर फ्रेंड है वो उससे बताती है कि वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी मॉम को भी वही कैंसर है, मतलब ब्रेन कैंसर है, और मेरे को 6 महीने से हॉस्पिटल में रहते रहते इतनी तो नॉलेज हो ही गई है। तभी जो हमारी स्वाम एकदम से लामिया की तरफ चिल्लाती है, कहती है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड बीमार है क्या। तो लामिया उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड बीमार होगा, मेरा हस्बैंड बीमार क्यों होता। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारा
रुत है वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ खरीदा होता है, तभी वहाँ पे वो लेफ्टिनेंट को देखता है। तो यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट है उससे कहता है कि अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे वो बताता है कि वो अपने मतलब रिश्तेदारों को सामान वगैरह देने आया था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम वहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो अपने घर पे वापस आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पैरेट फिर से उसके घर में होता है। यहाँ पे वो पैरेट से पूछते हैं कि तुम बार बार हमारे घर में क्यों सामान मांगने आते हो। तो यहाँ पे पैरेट कहता है कि मैं सामान मांगने नहीं आया था, मुझे तो जरा तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तो यहाँ पे तभी जो हमारा स्वाम है वो उससे कहती है कि तुम बताओ कि मतलब कि यहाँ पे क्यों आए हो। तो यहाँ पे जो पैरेट है वो कहता है कि तुम पे तो रखवाली मतलब निगरानी रखी नहीं जाती है रुत पे, आज रात मैं भी और अंकल थ्वान भी पूरी की पूरी निगरानी रखेंगे रुत पे। तभी हमारा जो पैरेट है वो अपने घर में आ जाता है, देखता है कि उसका खाना फिर से सारा का सारा बना हुआ है और कोई वॉशरूम में है। तभी वॉशरूम से न्यूंग बाहर निकल के आती है और यहाँ पे वो न्यूंग कहती है कि मैं ना खाना बनाने के बाद हाथ धोने गई थी, तो यहाँ पर वॉशरूम से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। तो यहाँ पे जो पैरेट है वो कहता है कि तुम क्या खाती होती, गंदी स्मेल आई, दरवाज़ा बंद करो। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग बताती है कि उसका अपने घर पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता और अपने घर पे मतलब जब तक वो पैरेट के घर पे नहीं आती तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और ऐसे ही कल जब हम वहाँ पे गई थी, मतलब जिस बंदे के साथ डेट पे गई थी, उसकी पूरी स्टोरी बताती है कि वो बंदा मुझसे बिल्कुल पूरी डबल था एज में, इतनी सारी इयरिंग्स पहन रखी थी, एक नंबर का कार्टून लग रहा था। तो यहाँ पे जो पैरेट है उसकी सारी की सारी बातें सुन रहा होता है, मतलब कि हाँ, उसे काफ़ी हंसी आ रही होती है, बड़ी प्यार से सुन रहा होता है। उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो बंदा पसंद आया। तो जो न्यूंग है वो कहते हैं कि नहीं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो बैठी होती है अपने घर में और बैठ के रुत का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसे ये होता है कि अगर वो आज रात सो गई तो अंकल थ्वान उसे छोड़ेंगे नहीं। वो रुत का इंतजार कर रही होती है और तभी रुत आ जाता है और एकदम से वो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसका इंतजार कर ही ना रही हो। तो तभी जो हमारा रुत है उससे कहता है कि तुम ऐसे कैसे बैठी हो यहाँ पे, आज मेरा इंतजार कैसे कर रही हो। तो यहाँ पे जो स्वाम है कुछ गलत ना बोलते अपने कमरे में भाग के पहुंच जाती है। तभी जो हमारा रुत है उसके पीछे पीछे आता है, कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, मतलब कि तुम मुझे बोली क्यों नहीं। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम बताती कहती है कि देखो तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने एक्चुअल में बेल के हस्बैंड बी को कहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे कहता है कि देखो मेरी पुलिस की जॉब है और मुझे कुछ चीज़ें छुपा के भी रखनी पड़ेंगी और मैं तुम्हें हर चीज़ में नहीं घुसा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और मैं तुम्हारी लाइफ को डेंजरस में नहीं डाल सकता। तो यहाँ पे जो स्वाम है उस बात को बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि अच्छा मैं समझ गई हूँ, तुम मुझसे ये कहना चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे काम में बीच में इंटरफेयर ना करूँ। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि अच्छा तुम समझ ही गई हो तो समझ जाओ कि तुम मेरे काम में इंटरफेयर ना करो और अपनी लाइन को क्रॉस ना करो, और मैं तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे करी है। तो यहाँ पे तभी जो हमारी स्वामी उसको इस बात पे गुस्सा आता है और उससे कहते हैं कि चलो मेरे रूम से बाहर निकलो। तभी हम रात में देखते हैं कि जो स्वाम है वो अपना आराम से सो रही होती है। तभी उसके पास अंकल थ्वान का कॉल आता है। यहाँ पे अंकल थ्वान पैरेट का कॉल आता है। यहाँ पे पैरेट उसे कॉल करके बताता है कि कुछ लोग उसके घर में मतलब कि चोरी करने के लिए घुस रहे हैं। यहाँ पे तभी वो ये बात जाके रुत को बताती है। जो रुत है वो नीचे की तरफ आने लगता है, मतलब जाने लगता है उन चोरों को देखने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो चोर है वो घर में चोरी करने के बजाय उसके घर के आसपास मिट्टी का तेल डालने लगते हैं। यहाँ पे पैरेट उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जो हमारा रुत है वो स्वाम से कहता है कि देखो तुम ऊपर रहो, नीचे मत उतरो, नीचे डेंजर हो सकता है। पर यहाँ पे जो हमारी स्वाम उसके पीछे पीछे आ जाती है और तभी जो हमारा स्वाम है वो एकदम से कहता है तीरक का मतलब डायलिंग होता है, वो अपने तीरक को बुला रहा होता है, पर स्वाम सोचती है कि जो रुत है उसे बुला रहा है। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो चोरों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने पैरेट को पकड़ा होता है। तभी वहाँ पे रुत आ जाता है और जो वो चोर है वो पैरेट को छोड़ देते हैं, पर एकदम से वो अपने हाथ से लाइटर निकालते हैं और जो उन्होंने पेट्रोल फेंका होता है उसमें आग लगा देते हैं और उसके घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा आग लगने लगती है। और जो बंदे वहाँ पे आग लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। जो तभी वहाँ पे जो तीरक है हमारा वो फायर एक्सटिंग्विशर लेके आ जाता है और आग बुझा देता है। यहाँ पे जो रुत है बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे ऐसा लगता है कि कहीं स्वाम को चोट ना लग जाए, स्वाम को कुछ ना हो जाए। और तभी वहाँ पे बहुत सारी पुलिस फोर्स आ जाती है और काफ़ी सारे मीडिया वाले आ जाते हैं। यहाँ पे मीडिया वाले कहते हैं कि हमें रुत सर से बात करनी है, रुत सर से बात करनी है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर आके मुझसे बताते हैं कि बाहर लोग पूछ रहे हैं कि आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस है बेल के केस का। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और फिर तभी वो बी के फ़ोन को कॉल करने लगता है, उसका कॉल नहीं उठता है। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो पैरेट से कहता है कि पैरेट चलो मेरे साथ चलो। तो तभी वो बाहर आता है तो देखता है कि जो मीडिया वालों से बार बार एक ही क्वेश्चन पूछें कि आपके पास कोई एविडेंस है ना बेल के केस का, तो समझ जाता है कि इन लोगों के पास ये बात कैसे पहुँची, इनको कैसे पता है कि हमारे पास एविडेंस है बेल के केस का। तो यहाँ पे जो अंदर पुलिस वाले वो बात कर रहे होते हैं कि शायद मीडिया वालों को हमसे ज़्यादा पता होती है, हर बात इनको हमसे ज़्यादा पता होती है, हमसे ज़्यादा कैपेबल होते हैं। ये बात जो फिर जो हमारी स्वाम अपने रूम में जाती है सारी की सारी बात जाके अंकल थ्वान को बताती है और बताती है कि जो रुत है
और पैडेट है वो बी के पास उससे मिलने के लिए गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा रुथ और पैडेट है वो जल्दी जल्दी उस जगह पे जाने लगते हैं जहाँ पे उन्होंने बी को रोका होता है, जहाँ पे बी को ठहराया होता है। वो बार बार उसको कॉल मिला रहे होते हैं पर कोई भी कॉल नहीं उठा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो पैडेट और रुथ है वो उस घर में पहुँच जाते हैं जिस घर में उन्होंने बी को ठहराया होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस घर में आते हैं। उसने मतलब बी ने कुछ भी खाना नहीं खाया होता है, मतलब जो खाना वो रुथ रख के छोड़ के गया होता है वो वैसी का वैसी रखा होता है। उस घर में चारों तरफ ढूंढने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो बी है यानी बेल का हस्बैंड बी है, लास्ट एविडेंस जो होता है उसकी जो लाश है वो ज़मीन पे पड़ी होती है। यहाँ पे जो हमारा पैडेट है और जो रुथ है उसे एकदम से देख के शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अरे यार लाश ज़मीन पे पड़ी हुई है। मतलब जो इस केस का सबसे इम्पॉर्टेंट और एक तरीके से जो लास्ट एविडेंस था वो भी अब मर चुका था। उसका भी पता नहीं उसने सुसाइड किए या फिर उसकी हत्या हुई है, वो मर चुका था। तभी वहाँ पे पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आ जाती है, सारे के सारे जो फॉरेंसिक लैब के लोग वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये सारी की सारी बात जो फैल जाती है पूरी के पूरे मीडिया में। यहाँ पे फॉरेंसिक लैब वाले जो हैं वो सारी की सारी चीज़ देख रहे होते हैं। वहाँ पे एक लेटर भी छूटा होता है, मतलब जो कि बी ने मरने से पहले लिखा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सैम है, मतलब कि जो हमारे स्नो वाइट टीम का जो एक बंदा है वो भी वहाँ पे फॉरेंसिक लैब का बंदा बन के आया होता है। जानबूझ के वो रुथ से कहता है कि देखो रुथ अब तुम फंस गए क्योंकि घर भी तुम्हारा है और जो एविडेंस है तुमने इसकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दी थी। तभी सारे के सारे पुलिस वाले उस बंदे को कहने लगते हैं कि तुम्हें ज़्यादा पता है और उसको डांट देते हैं। उसे रुथ के सामने बोलने नहीं देते, पर रुथ को पता होता है कि एक्चुअल में सच तो यही है कि ये जो बंदा है वो उसके घर में ही ठहरा हुआ है, मतलब उसने ही उसको वहाँ पर रखा हुआ होता है। और यहाँ पर जो पैडेट है वो रुथ से कहता है कि अब एक अच्छा रीज़न सोच लो कि तुम क्या जवाब दोगे जब तुमसे पूछा जाएगा। तो पर तभी जो हमारा रुथ है वो सोचता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लेफ्टी बंदा है वो अपने राइट हैंड से कैसे अपने आप को सुसाइड कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।